शेयर कर देता हूँ। तो मैं आप लोगों से बाद में रिकॉर्डिंग की शेयर भी कर लूँगा। तो आप लोगों को मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? अब नज़र आना शुरू हो यस सर। ओके। सो सो ये अभी पावर पॉइंट स्लाइड्स जो हैं ये अब आप सबको विजिबल होनी चाहिए सपोजिटली, ठीक है। तो सबको नज़र आ रहा है जो स्लाइड 1 है इस वक्त? यस यस। ओके ओके। सो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग वो पुश टू टॉक मोड में रहें, यानी कि बाय डिफॉल्ट म्यूट रखें और फिर जैसे ही कुछ क्वेश्चन पूछना हो तो उसी वक्त अनम्यूट करके पूछ लें ताकि वो पास का अदरवाइज एको आना शुरू हो जाती है। ओके सो स्टार्ट करते हैं जी। मेरा नाम यासिर है और मैं जनरली जो एमएस के समर में आप लोगों को एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर का कोर्स मैं ले रहा होता हूँ इधर अब्बासिन यूनिवर्सिटी में। कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है वो मुझे मेरे इंटरेस्ट की फील्ड है। मैं पिछले 18-19 साल से हार्डवेयर डिज़ाइन का काम कर रहा हूँ, जो कि एग्जैक्टली कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिज़ाइन तो नहीं है, लेकिन उसमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर से रिलेटेड भी प्रोजेक्ट्स हमारे होते रहे हैं डिफरेंट। तो मेनली कंप्यूटर आर्किटेक्चर है क्या, अगर हम उसका ब्रीफ सा इंट्रो करें। बिफोर मूविंग ऑन, मैं जो पहली स्लाइड पे मैंने बड़ा सा एक डिस्क्लेमर सा लिखा हुआ है कि जो इस कोर्स में हम ज़्यादातर पढ़ेंगे स्लाइड्स वो यूसी बर्कले का एक कोर्स है CS152 और उसी का मास्टर्स वेरिएंट है CS252। उसकी स्लाइड्स जो हैं वो मैंने यूज़ की हैं यहाँ पर, ज़्यादातर मैं उन्हीं से ही कवर कर रहा हूँ। कुछ हिस्सा जो है वो हम उसके अलावा भी थोड़ा बहुत कवर करेंगे, लेकिन मेजॉरिटी उधर से कवर हो रही होगी। CS152 और CS252 जो हैं ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर के ही कोर्सेज हैं। तो एक जो 252 है वो ग्रेजुएट लेवल का है, 152 जो है वो अंडर ग्रेड लेवल का है। नॉर्मली इसकी पिछले कुछ अर्से से उनकी क्लासेस इकट्ठी होती हैं, और लेकिन जो मास्टर्स वालों को असाइनमेंट्स डिफरेंट मिलती हैं एज कम्पेयर टू बैचलर्स वालों को। लेकिन हमारे केस में सिर्फ अभी ये हम एमएस वालों को, जब अमूमन बैचलर्स को मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें हम लोग फ्रॉम स्क्रैच एक प्रोसेसर डिज़ाइन करके उसको एक्चुअल में कोड करके एफपीजीए के ऊपर टेस्ट करते हैं। लेकिन मास्टर्स में क्योंकि स्टूडेंट्स थोड़ा सा वेरिइंग बैकग्राउंड से होते हैं, लोगों ने एफपीजीए के ऊपर बास का एक्सपीरियंस नहीं होता, तो इस वजह से वो वाला पोर्शन हम स्किप कर देते हैं और उसके अलावा कुछ टॉपिक्स जो हैं हम कवर कर देते हैं। तो मेनली कंप्यूटर आर्किटेक्चर को ब्रॉडली अगर देखें तो है क्या, नाम से जाहिर है कि कंप्यूटर का आर्किटेक्चर और कंप्यूटर, लेकिन जो है एक ब्रॉड टर्म है, कई मायनों में इस्तेमाल होती है। जिस लैपटॉप पे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ वो भी कंप्यूटर है, आप में से कुछ लोग मोबाइल फोन पे देख रहे हो तो वो भी कंप्यूटर है, उसके अंदर भी एक लगा हुआ है। कंप्यूटर साइंस वाले लोग जो हैं वो नॉर्मली प्रोसेसर को एज अ कंप्यूटर लेते हैं। आजकल अक्सर एम्बेडेड डिवाइसेस में भी कंप्यूटर्स लगे हैं, आपकी गाड़ियों में लगे हुए हैं। अगर कभी मैकेनिक के पास जाएं तो वो कहेगा जी इसका कंप्यूटर ख़राब हो गया, तो अमूमन वहाँ पर आकर उसकी बस हो जाती है और फिर आपको किसी जगह पर किसी ऐसी वर्कशॉप पे जाना पड़ता है जो कि उसका सॉफ्टवेयर वगैरह को भी अपडेट कर सके। तो अब कंप्यूटर जो है वो यूबिक्यूटस हो गया, हर जगह पर मौजूद है। तो लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग जो एप्लीकेशन और फिजिक्स के दरमियान का गैप है उसको फिल करने के लिए जो स्टेप्स होते हैं उनमें एक बड़ा चंक जो है वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर कवर कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल है कंपास की, तो आप एक कंपास में वैसे भी बना सकते हैं कि मैग्नेटाइज नीडल लें, वो आपको नॉर्थ साउथ की तरफ पॉइंट कर देगी। लेकिन अगर हम लेट से जो डिजिटल कंपास पे हैं तो उसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि आपके स्मार्टफोन के ऊपर भी एक कंपास आ रही है। तो उस वहाँ तक दिखाने के अंदर दरमियान में जो लेयर्स हैं वो तकरीबन ये स्लाइड शो कर रही है। ये अंडरलाइन फिजिक्स है, ट्रांजिस्टर से मिलकर चीज़ें बनी हैं, गेट्स हैं, उनको जोड़ के सर्किट बने हैं। उसके अलावा कुछ सेंसर्स हैं जो कि लगे हुए हैं, उनकी एक अलग फिजिक्स है। लेकिन जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर के डोमेन में चीज़ें आती हैं वो हम स्टार्ट होते हैं गेट लेवल या ट्रांजिस्टर लेवल से, या रजिस्टर ट्रांसफर लेवल को जिसको हम कहते हैं, कि जिन पे चीज़ों को जोड़ के हम प्रोसेसर एक आर्किटेक्चर बनाते हैं। उस प्रोसेसर आर्किटेक्चर को के ऊपर हम इंस्ट्रक्शन सेट डिज़ाइन करके डिफरेंट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर्स बना सकते हैं। उनमें ऐसे आर्किटेक्चर्स भी होते हैं जो मोबाइल फ़ोन के लिए सूटेड होंगे, उसमें ऐसे आर्किटेक्चर भी होते हैं जो डेस्कटॉप या लैपटॉप्स के लिए सूटेड होंगे। और इन सब चीज़ों को करने का नाम कंप्यूटर आर्किटेक्चर है। कंप्यूटर आर्किटेक्चर की आउटपुट आपकी एक
प्रोसेसर होता है जिसके ऊपर कोई कोड चल सकता होता है। और नॉर्मली जो ज़्यादातर आप कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं उसमें उनके ऊपर जो फर्स्ट लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर चल रही है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। हो सकता है कि एंड्रॉयड फ़ोन हो आपके पास, हो सकता है कि आईओएस वाला हो तो उसमें आईओएस चल रहा होगा, अगर आपके पास लैपटॉप है तो उस पर विंडोज़ या लिनक्स चल रही होगी। तो फर्स्ट लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर जो चल रहा है वो नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑल्दो अगर आप कोई एम्बेडेड प्रोसेसर पे काम कर रहे हैं तो आप बेयर मेटल एप्लीकेशंस भी बना सकते हैं जिसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बजाय सिर्फ एक ही प्रोग्राम उस पर चलाएं। उसके ऊपर अमूमन हम अगले लेवल जो होता है उसमें हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एल्गोरिदम्स डिज़ाइन करते हैं और जो कि कोई एप्लीकेशन चलाते हैं। और वो एप्लीकेशन कंपास भी हो सकती है, कोई और भी हो सकती है, जिस तरह जूम एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम अभी बात करें। अच्छा, एक और छोटी सी चीज़ के जो स्लाइड्स हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ और ये थोड़ी पुरानी हैं, 2012 की हैं। मैंने पर्पसली थोड़ी पुरानी रखी हैं। उसकी वजह ये है कि मैंने उनकी बाद वाली स्लाइड्स जो देखी थी उनमें कंटेंट जिस तरीके कवर हुआ है मुझे लगता है कि उससे बेहतर कवर हुआ था 2012 में। तो इसलिए मैंने वो पुराना स्लाइड डेक उनका यूज़ किया, ना कि नया स्लाइड डेक यूज़ किया। नॉर्मली जो आर्किटेक्चर है वो एक कॉन्टिन्यूसली इवॉल्विंग चीज़ होती है कि टेक्नोलॉजी की वजह से नई पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। फॉर एग्जांपल आजकल मल्टी कोर सिस्टम्स आ गए हैं तो उसके हिसाब से नई एप्लीकेशंस बन सकती हैं। वो कोई नए किस्म के सेंसर्स आ जाएंगे जो इजीली इंटीग्रेटेबल होंगे तो उसके हिसाब से नई एप्लीकेशंस बन सकती हैं। और इसी तरह जब एप्लीकेशंस बनती हैं और उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो नीचे जो हार्डवेयर वालों को कहते हैं कि यार ये चीज़ फ्यूचर में अगर आ जाए तो बड़ा अच्छा हो जाए। तो वो एप्लीकेशंस भी टेक्नोलॉजी को ड्राइव कर रही होती हैं। तो ये काइंड ऑफ साइकिल है कि एप्लीकेशंस टेक्नोलॉजी को ड्राइव कर रही होती हैं लेकिन टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस को ड्राइव कर रहा होता है। और बेसिकली कि आपको जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके दरमियान होती है कि आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आप चीज़ों को कंपैटिबल रखना चाह रहे हो। कंपैटिबिलिटी की एक एग्जांपल ये है कि AMD और इंटेल जो है ना वो शुरू में इनकी काफ़ी टाइट रेस थी और AMD का जो पहला प्रोसेसर था वो इंटेल के जो पॉपुलर 8086 प्रोसेसर फैमिलीज हैं। ये किसी एक को म्यूट करना है, किसी के बच्चों की आवाज़ आ रही है तो आई डोंट नो कौन सा स्टूडेंट है। लेफ्ट पे मुझे जो नज़र आ रहे हैं उनमें कोई इकरा अजीज है जो म्यूट नहीं है। अच्छा, ओके। सो कंपैटिबल सो जो जब 8086 आ गया मार्केट में तो उसका एक उसकी वो मार्केट पेनिट्रेट कर गया और जो आपका दूसरा AMD है वो नहीं कर सका। AMD लेट हो गया थोड़ा सा। तो अब उसके बाद से उसकी बाय प्रोडक्ट ये है कि क्योंकि सारी दुनिया ये वाले इंस्ट्रक्शन सेट पे चल रही है तो अब वो जो नए वेरिएंट्स बनाते हैं AMD वाले भी, वो भी इस इंस्ट्रक्शन सेट को फॉलो कर रहे होते हैं ताकि सेम एप्लीकेशन इसके ऊपर चल सकें। ये ना हो कि मैं एक नया अच्छा प्रोसेसर तो बना दूं मगर उसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ना चल सकता हो, उसके ऊपर एक्सेल ना चल सकती हो। तो ये जो सारी चीज़ें इनको चलते रहने देना भी एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसके लिए हम उसको बैकवर्ड कंपैटिबल चीज़ों पर कुछ स्लाइड्स में स्किप करूंगा। ये पुराने जो 1949 का में इस किस्म के पीसीज थे। आजकल हर जगह पे आपको गाड़ी से लेकर लैपटॉप से लेकर मोबाइल फ़ोन हो या आपका AC हो, हर जगह पे आपके कंप्यूटर से दिखता है। नॉर्मली कंप्यूटर आर्किटेक्चर के इनिशियल टॉपिक होता है मूर्स लॉ। मूर्स लॉ जो था गॉर्डन मूर ने एक 1965 में पेपर लिखा था जिसमें उसने प्रेडिक्ट किया था कि जिस रेट पे चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं तो वो इसी रेट पर आगे बढ़ती जाएंगी अगले कई साल। तो उसके हिसाब से इसके डिफरेंट वेरिएंट्स निकलते रहते हैं। एक वेरिएंट है कि अच्छा सेम एरिया के अंदर कितने ट्रांजिस्टर आ जाएंगे, वो किस हिसाब से ग्रो कर रहा है। एक ये इसका वेरिएंट है कि अच्छा क्लॉक स्पीड किस हिसाब से ग्रो करती रहेगी। तो वो इंटरेस्टिंगली मोर और लेस मूर्स लॉ जो है ना वो काफ़ी अरसे तक इसी तरह फॉलो होता रहा। हालांकि उसने तो एक उस वक्त के ट्रेंड को देख के आगे एक्स्ट्रापोलेट किया था लेकिन एक्चुअल में भी टेक्नोलॉजी इसी तरह इवॉल्व होती रही until till I think early 2000s 2002 3 4 के अराउंड एक मसला पैदा हो गया। वो मसला क्या पैदा हो गया कि यहाँ पर ये अभी आपकी जो हेनेसी एंड पैटरसन की बुक है उसी से उठाया हुआ ग्राफ है कि शुरू में तो इसी तरह बढ़ता रही है इंक्रीज, लेकिन यहाँ पर जाकर तकरीबन 2002 के अराउंड चीज़ें थोड़ी सी रुक गई। ठीक है,
वो रुकने की क्या वजह थी? वो रुकने की ये वजह थी कि जो आपकी, इसको हम कह रहे हैं यूनी प्रोसेसर परफॉर्मेंस, एक प्रोसेसर की परफॉर्मेंस क्या करोगी। एक प्रोसेसर की परफॉर्मेंस मतलब ऑब्वियसली अब ये भी थोड़ी पुरानी क्योंकि स्लाइड्स हैं, अभी अब आप मल्टी कोर के आदी हो गए हुए हैं, लेकिन इनिशियली सिंगल प्रोसेसर हुआ करते थे। जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे उस वक्त कोई 200-400 MB की हार्ड डिस्क हुआ करती थी और कुछ 100 मेगाहर्ट्ज आपकी क्लॉक स्पीड होती थी। फिर अगले हमने देखा कि 15-16 महीने में वो डबल हो गई, फिर उससे अगले 15-16 महीने में डबल होती गई। करते करते जब वो 2-3 गीगा के अराउंड पहुंची, तो 2-3 गीगा से लेकर जो 4 गीगा है ना, उसमें कई साल का गैप बना है। और वो क्यों बना है? उसकी बेसिक वजह ये है कि जो आपकी जिस स्पीड के ऊपर आप क्लॉक चला रहे होते हैं, उस क्लॉक स्पीड की कह लें कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितनी हीट जनरेट होगी उस आईसी में। और जैसे जैसे क्लॉक बढ़ता गया वो हीट बढ़ती गई। शुरू में तो हमें मसला नहीं था, हम वोल्टेज ड्रॉप कर लेते थे, उससे भी वो प्रोपोर्शनल था कि वोल्टेज कम हो जाएगा तो थोड़ी सी पावर डिसिपेशन कम हो जाएगी, लेकिन उसकी भी लिमिट आ गई कि इससे नीचे वोल्टेज भी नहीं जा सकता। तो ये 2000 के करीब अब आपकी ये जो ग्राफ शो कर रहा है कि अगर आपने इसी स्पीड से बढ़ाया तो थोड़ा सा आगे जाकर आपकी इतनी ज़्यादा हीट जनरेट होगी जो न्यूक्लियर रिएक्टर जितनी होगी, और फिर 2008 तक वो इतनी बढ़ जानी थी कि वो रॉकेट नोजल जितनी हो जानी थी, जो कि ऑब्वियसली सस्टेनेबल नहीं है। आप अपने पीसी को इतना उसको कूल डाउन ही नहीं कर सकते। तो इसको कहते हैं कि एक पावर वॉल आ गई कि आप पावर या जो आपकी हीट डिसिपेशन क्योंकि कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप फ्रीक्वेंसी को एक जगह से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। लेकिन फ्रीक्वेंसी तो नहीं बढ़ी, लेकिन सेम एरिया के ऊपर नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स अभी भी डबल हो रहे हैं पिछले कुछ अरसे से, और उनकी भी लिमिट तकरीबन आने वाली है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपके ट्रांजिस्टर इतने छोटे हो जाएंगे कि वो 8-10 एटम्स पे मुहित होंगे, तो उससे नीचे आप करेंगे तो वो ट्रांजिस्टर उस फंक्शन नहीं कर सकता, तो वहां पर भी लिमिट आ जाएगी। वहां पर फिर जो नए क्वांटम कंप्यूटर्स हैं प्रॉबेबली तब उनकी मार्केट आगे चल रही है। बहरहाल इस कोर्स में हम क्वांटम कंप्यूटर्स को डिस्कस नहीं करेंगे, इसमें हम बेसिकली जो नॉर्मल हमारे कंप्यूटर्स हैं जो कि अभी तक CMOS बेस्ड चल रहे हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो ये टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स हमारे डिफरेंट जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल से लेकर वैक्यूम ट्यूब से लेकर जो आजकल हमारे ट्रांजिस्टर लेवल चीज़ें चल रही हैं उस पर चल रही। ये भी उसी का एक और फॉर्म है। तो मोस्ट ऑफ लास्ट 50 इयर्स मूर्स लॉ चलता रहा था। पिछली डेकेड में जो है आपकी ये जो टेक्नोलॉजी की स्केलिंग है ये थोड़ी स्लो डाउन हो गई, और अभी तक CMOS ही चल रहा है और उसको चल रहे हैं। अच्छा, अब जो ये वाली वजह आई कि हम क्लॉक स्पीड तो नहीं बढ़ा सकते लेकिन नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर बढ़ा सकते हैं, उसका नेट रिजल्ट ये हुआ कि अब आपके मल्टी कोर सिस्टम्स आ गए, जो कि जिसमें एक कोर तो चल रही होती है उसी स्पीड पे जो 2 गीगाहर्ट्ज 3 गीगाहर्ट्ज पे, लेकिन आपके पास एक से ज़्यादा कोर्स होती है। और लेकिन एक से ज़्यादा कोर्स का जो नुकसान है वो ये है कि आपका जो सॉफ्टवेयर राइटर है, जो कि पहले एक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेता था और उसको इस्तेमाल करता था, उसके लिए कोडिंग थोड़ी सी मुश्किल हो गई है कि अगर उसने मज़ीद फास्ट चलाना है तो उसको पैरेलल कोड लिखना है, उसको मल्टी थ्रेडेड कोड लिखना है कि एक हिस्सा एक प्रोसेसर पे चले, एक हिस्सा दूसरे प्रोसेसर पे चले, और सारे कोड इस तरह से डिवाइड करना ईजी नहीं होते। कुछ कोड जो है वो शायद इजीली डिवाइड हो जाए, लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ओवरहेड पड़ेगा। तो आपके सॉफ्टवेयर वालों का जो फ्री लंच है उसको ख़त्म हो गया हुआ है कि पहले वो उनको तेज़ स्पीड मिलती जाती थी सिर्फ नई जनरेशन आने पर ही, लेकिन अब वो नई जनरेशन ऑफ प्रोसेसर जो है वो सॉफ्टवेयर वालों के लिए भी थोड़ा सा मसला डालते हैं। आजकल के जो ज़्यादातर डोमिनेंट टारगेट सिस्टम्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा तो मोबाइल्स हैं। मोबाइल आपके जो हैं वो तकरीबन किसी की आवाज़ आ रही है मुझे, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? चलें, किसी की थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, समझ नहीं आ रही। सर कुछ स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे हैं, आवाज नहीं आ रही। अब बाकियों को आ रही है? अगर मुझे तो आ रही है लेकिन फिर ये प्रॉबेबली उनके इंटरनेट का प्रॉब्लम है। आई वुड शेयर द रिकॉर्डिंग लेटर। मैं इसकी रिकॉर्डिंग को ना शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, ओके।
सो आजकल की जो बड़ी मार्केट्स हैं वो हैं मोबाइल फ़ोन, सबसे बड़ी शायद प्रॉब्ली, जिसमें आपके बिलियंस में सेल हो रहे हैं। आर्म बेस्ड, अमूमन आर्म एक प्रोसेसर फैमिली है जिसकी बेस्ड एसएसडी लगी हुई है उसके अंदर। फिर आपके वेयर हाउस स्केल कंप्यूटर्स जो होते हैं, जो बड़े बड़े आपके कह लें कि डेटा सेंटर्स हैं, और डेटा सेंटर्स में आपके समझें कि ये एक और ही पूरी साइंस है। जिस तरह अमेजोन के हैं, आप अमेजोन वेब सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, गूगल के डेटा सेंटर्स हैं, फेसबुक के हैं, तो उनको ये एक अलग से कंप्यूटर आर्किटेक्चर में समझें कि एक नई डायमेंशन ऐड होगी है कि आपने अगर वेयर हाउस स्केल कंप्यूटर बनाने हैं तो आपने एक कई कनाल एरिया लेकर उसके अंदर ये चीज़ें डालनी है कि आप कह लें कि कूलिंग कैसे करेंगे और लाखों कंप्यूटर कैसे लगे होंगे। नॉर्मली वो फिर बिल्कुल रैक्स के अंदर आपने बहुत सारे मदरबोर्ड्स लगाए होते हैं जो कि और फिर कूलिंग के मैकेनिज्म बनाए होते हैं। तो ये एक और बड़ी मार्केट है जिसके ऊपर अमेजोन जैसी कंपनियां जो है बड़ा सक्सेसफुली चल रही हैं। फिर एम्बेडेड कंप्यूटिंग जो आजकल बड़ा चल रहा है जी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का दौर चल रहा है, और इसके अलावा आपके टीवी, गेम्स और कैमरा वगैरह इन हर जगहों पर आपके कंप्यूटर लगे हुए हैं, तो वो एक बहुत बड़ी मार्केट है। ओके, सो ये तो एक क्विक इंट्रो था। जो अगर मैं इसको थोड़ा सा अगली कुछ स्लाइड स्किप करूंगा और आई विल कम टू एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज फर्स्ट। जो हमारी बुक है, टेक्स्ट है इसका, वो है कंप्यूटर आर्किटेक्चर अ क्वांटिटेटिव अप्रोच बाय हेनेसी एंड पैटरसन। ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट है, अक्सर एमएस के कोर्सेज कंप्यूटर आर्किटेक्चर में यही पढ़ाई जाती है। कुछ रेफरेंस मटेरियल जो है वो ये हो जाए तो अच्छी बात है, जिस तरह इन्हीं की हेनेसी एंड पैटरसन की एक और बुक भी है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिज़ाइन, जो नॉर्मली बैचलर्स लेवल के कोर्सेज में यूज़ होती है। इसको पैटरसन एंड हेनेसी कहा जाता है, उसको हेनेसी एंड पैटरसन कहा जाता है, लेकिन ये भी बड़ी अच्छी बुक है। और उसके अलावा जो यूसी बर्कले का मैंने आपको बताया कि CS 152 और 252 का कोर्स मटेरियल ऑनलाइन अवेलेबल है, आप उधर जाकर भी 2012 का डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि मैं ज़्यादातर यूज़ करूँगा। लिंक जो मेरी स्लाइड्स हैं वो मैं वैसे भी आपसे शेयर कर दूँगा, लेकिन उनकी साइट पर जाकर अब आप और जो इससे रेलेवेंट मटेरियल है, जैसे उनकी असाइनमेंट्स या उनके रिसर्च पेपर्स, वो आप अगर कोई इंटरेस्ट से पढ़ना चाहे तो वो पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये कोर्स पढ़ाने में मैं ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स पढ़ा चुका हूँ, तो इनमें से एक दफ़ा मैंने इसको रिकॉर्ड कर लिया था, साथ वेस्टर्न लर्नर्स भी थे, तो मैंने उसको यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है ऑलरेडी। तो जो कंटेंट हम इस क्लास में कवर किया करेंगे वो ऑलरेडी कवर्ड है ऑन दोज लेक्चर्स, ठीक है। तो इवन इफ आपकी अगर कोई क्लास मिस होती है या तो अगर कोई क्विज वगैरह नहीं है तो कोई शायद बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप उस प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। तो वो आप कहाँ से देख सकते हैं? मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है एंजाइम एजुकेशन के नाम से, और उसके अंदर आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर की प्लेलिस्ट आ जाएगी। मैं आपको बल्कि खोल देता हूँ, नेट मेरे पास है, तो मैं youtube.com/enzymeeducation पे गया, और इसमें मैंने स्लाइड पे आपको कहा था कि आप प्लेलिस्ट में चले जाएं, तो मैं प्लेलिस्ट में चला जाता हूँ। और प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो आपको इधर मल्टीपल स्ट्रीम्स हैं, लेकिन इसके अंदर जो डिज़ाइन एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर स्ट्रीम है, इसके अंदर कंप्यूटर आर्किटेक्चर की आपको प्लेलिस्ट नज़र आ जाएगी। तो इसको आप खोलेंगे तो ये बिल्कुल एक समर का ही कोर्स है, जिसके अंदर आपने कहते हैं सारे लेक्चर्स जो हैं ये मैं इसको ऐड को स्किप करवा के ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा जिस तरह उस दफ़ा का जो भी था उसका फर्स्ट वीक का समर 2016 आई थिंक तब का था ये कोर्स, और इसमें ये सारे लेक्चर्स ऑलरेडी पढ़े हैं। तो प्रोबेबली जो हम लोग कर रहे होंगे वो इसका थोड़ा सा कंप्रेस्ड वेरिएंट कर रहे होंगे, ये ज़्यादा आपको ज़्यादा अच्छा शायद समझ आए इसमें, क्योंकि इसमें एक क्लास मौजूद थी और उस फिजिकल प्रेजेंस की वजह से आपको ज़्यादा शायद थोड़ा सा बेहतर समझ आती है, लेकिन हो सकता है कि इस तरह ज़्यादा आती हो, मुझे नहीं पता, ये आप करके देखें। अच्छा, सो यहाँ तक चीज़ क्लियर होगी कि जो इसकी मैं ये चाहूँगा कि हम इसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें,
इनमें से मेरा ख्याल है कि एक दो हमारे यूनिवर्सिटी के लोग भी हैं। कोई है इस वक्त पार्टिसिपेंट्स में? आप में से कोई वॉलंटियर कर सकता है कि वो व्हाट्सएप ग्रुप बना यस दे? सर, मैं हूँ। असद आप यस बना सर, सकते हैं अगर मैं आपको मैं सारे नंबर्स भेज दूं? मेरा ख्याल है कि वो नंबर्स की जो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल लिस्ट है वो मैं आपको भेज देता हूँ। तो आप एक अगर व्हाट्सएप ग्रुप बना दें जिसमें मुझे भी ऐड कर दें, ठीक है? तो हम लोग फिर उसके ऊपर कोऑर्डिनेशन ज़रा ईजी हो जाती है। तो एक दो स्टूडेंट्स ने भी कहा मैं मे भी अगर हमारी वीडियो का जी साइज ज़्यादा बड़ा ना बना तो मैं उसके ऊपर अपलोड कर दिया करूँ। जी सर, मैं आप शेयर कर दीजिएगा, मैं बना लूँगा इंशाल्लाह। चलें, ठीक है, शुक्रिया। तो इसको साइड पे कर दो। ओके, सो हमारा जो मेनली चीज़ जो हम कवर करेंगे, हमारे तकरीबन 6 मॉड्यूल्स हैं। आई होप कि आखिर वाला भी कंप्लीट हो जाए, लेकिन प्रॉब्ली ये 5 ज़रूर हम उसमें इंशाल्लाह करेंगे कंप्लीट। पहले जो हमारी एक पूरी जर्नी आप समझें एक तरह से होगी कि हम विल स्टार्ट विद सिंपलेस्ट जो हम एक प्रोसेसर डिज़ाइन कर सकते हो उससे स्टार्ट करेंगे, और उससे हम बिल्ड करके उसको इनिशियली हम क्योंकि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में बहुत सारे वेरिएबल्स का ख्याल रखना पड़ता है। हम चाहते हैं कि हमारे पास प्रोसेसर हो जो कि कोई भी हायर लेवल लैंग्वेज को पूरे का पूरा सपोर्ट करे, यानी कि उसमें लूप्स, इफ एल्स, इस किस्म की चीज़ें चल सकती हों। दूसरा, हम चाहते हैं कि वो फास्ट से फास्ट हो। तीसरा, हम चाहते हैं कि उसकी बड़ी से बड़ी मेमोरीज हों जिसमें वो डाटा भी ज़्यादा से ज़्यादा रख सके, और कहते हैं प्रोग्राम भी बड़े से बड़ा बना सके। फिर हम चाहते हैं कि वो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन और इस किस्म के काम भी कर सके। तो ये सारी जो कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको इकट्ठा अगर कोई भी हम लाइफ में भी जब आप मल्टीपल चीज़ों पे इकट्ठा सोचते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसका फिर हल ये होता है कि आप बजाय उन पे इकट्ठा सोचने के, हम कुछ वेरिएबल्स को कहें कि भाई अभी हमें इसकी परवाह नहीं है, ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है? तो हम एक दो वेरिएबल्स को पहले लाइफ में सेट कर लें, जब वो सेट हो जाएंगे तो उनको सेट रखते हुए कोई नई चीज़ बीच में ऐड करते हैं। तो हम भी इसी तरह चलेंगे। विल स्टार्ट विद अ वेरी सिंपल मशीन जो कि बिल्कुल बेसिक से काम कर सकती है। उस प्रोसेसर के अंदर हम उसको फास्ट करने के लिए हम उसके अंदर पाइपलाइनिंग एक चीज़ होती है वो इंट्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है? फिर हम देखेंगे कि उसकी वजह से क्या मसले आते हैं और हम उन मसलों को फिक्स कर देंगे। फिर जब वो काम हो जाएगा उस वक्त तक हमने मेमोरी का बहुत इजी सा मॉडल एक रखा होगा, जो कि बहुत छोटी छोटी मेमोरीज ही वैसे बन सकती हैं। तो फिर हम कहेंगे अच्छा अब दूसरी हमारी ख्वाहिश क्या है? हम दूसरी ख्वाहिश ये है कि हम मेमोरी बड़ी कर सकें। तो फिर हम सेकंड ब्लॉक पे आ जाएंगे जो कि मेमोरी हायरार्की है, जिसमें हम कहेंगे अच्छा अगर मेमोरी को बड़ा करना हो तो उसमें मसला क्या है और उस मसले का हल क्या है। तो हम आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को जो कहते हैं ना कि फैलते जाएंगे और साथ नई चीज़ें कहते हैं नए वेरिएबल्स डालते जाएंगे। वो इससे मुझे हमेशा वो वाला याद आ जाता है एक लतीफ़ा के, जिसमें एक खातून जो है वो शॉपिंग करने गई तो उसने कहा कि जी नहीं मुझे और कम करो और कम करो। आखिर में दुकानदार ने कहा कि अच्छा फ्री ले जाएं, तो उसने कहा 2 लूँगी कि एक पे मैं नहीं चलूँगी, मैं वो फ्री भी देना है तो 2 दूँ। तो हम भी तकरीबन यही काम करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के साथ कि विल स्टार्ट विद वेरी सिंपल, लेकिन फिर हम उसमें ऐड करते जाएंगे और अपनी ख्वाहिशें डालते जाएंगे कि अच्छा मेमोरी भी बड़ी हो जाए, अच्छा फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट भी ऐड हो जाए, और ये चलता जाए। और जब ये जो थर्ड ब्लॉक जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब तक हमारे पास एक अच्छा भला तगड़ा सा प्रोसेसर तैयार हो चुका होगा कि जो जनरल पर्पस एप्लीकेशंस के लिए, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के लिए काफ़ी हो। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल किस्म की मशीन जो कि वेक्टर कंप्यूटर्स होते हैं या VLIW मशीन हैं या मल्टी थ्रेडेड मशीन हैं। वेक्टर प्रोसेसर्स नॉर्मली सुपर कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होते रहे हुए हैं माजी में। VLIW जो है वो सिग्नल प्रोसेसर की जो होते हैं नॉर्मली, जिस तरह जो आपके टीवी के अंदर अगर कोई प्रोसेसर लगा है तो, या आपके कह लें कि ऑडियो को प्रोसेस कर रही है कोई चीज़, तो वो VLIW टाइप के प्रोसेसर्स होते हैं। फिर मल्टी थ्रेडेड अक्सर आपके जो GPUs हैं वो मल्टी थ्रेडेड मशीन होती हैं। तो इसी तरह फिर हम मल्टी प्रोसेसर के जो फिफ्थ ब्लॉक है वो है कि जब हम एक के बजाय मल्टीपल कोर्स यूज़ करें तो उसकी वजह से
सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में कुछ मसाइल पैदा हो जाते हैं कि अगर एक थ्रेड एक पे चल रहा हो और दूसरा थ्रेड दूसरे पे चल रहा हो तो कुछ इश्यूज क्रिएट होते हैं कि चीज़ें आपस में सिंक नहीं रहती हैं, उनको सिंक कैसे रखेंगे। तो वो वाले जो मसले हैं उनको हम सिंक्रोनाइजेशन या कैश कोहेरेंस के मसाइल कहते हैं, वो हम 5th मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। 6th मॉड्यूल में हम थोड़ा सा शायद जीपीयू को टच करें और शायद वेयर हाउस स्केल कंप्यूटिंग को टच करें, लेकिन विल सी के 6th मॉड्यूल मुझे लगता है कि हमारा पूरा शायद ना हो पाए, बट किसी हद तक हम कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके, सो तो ये थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव था। इसको चलाने के लिए कोर्स को मेरे जहन में एक ऑप्शन ये भी थी, आई डोंट नो कि ये आप लोगों पे किसी हद तक डिपेंड करेगी कि क्योंकि लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो एक कॉन्सेप्ट होता है जैसे हम कहते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड मैं एग्जैक्टली उस पर तो नहीं जा रहा, लेकिन वो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। फ्लिप्ड क्लासरूम ये होता है कि जिसमें लेक्चर्स ऑलरेडी शेयर्ड होते हैं और जो क्लास में स्टूडेंट्स आते हैं वो सिर्फ असाइनमेंट्स डिस्कस करने आते हैं, ठीक है। तो यानी कि वो अपने टाइम पे यानी कि असाइन हो जाता है कि भाई ये लेक्चर है, सारे खुद ही सुन लें, ठीक है। और उसके बाद आपका कहते हैं कि जो असाइनमेंट्स वगैरह हैं उसमें जो प्रॉब्लम है उनको क्लास में लोग आकर रिजॉल्व कर रहे होते हैं कि जी ये समझ नहीं है। तो हम एग्जैक्टली उसके बजाय ये कर सकते हैं कि मैं लेट से जो फर्स्ट वीक का कंटेंट है वो पहले 2 लेक्चर, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं कि मे बी जो मंडे की क्लास है हमारी, हम उसको इस तरह से भी स्केड्यूल कर सकते हैं कि उसमें बजाय मैं उसको दोबारा कवर करूं, हम यूं भी रख सकते हैं कि आप लोग उसको कवर करके आ जाएं और हम उसमें जो आप लोगों को मसाइल आ रहे हैं और जो उससे रिलेटेड मैंने आपको असाइनमेंट देनी होगी उसको डिस्कस करें, ठीक है। तो लेकिन ये अब आप लोगों पर डिपेंड करता है, अगर ज़्यादा लोग इस पे कंफर्टेबल हैं कि नहीं वो कॉन्सेप्ट आप अपनी प्रेजेंस में समझना पूरा चाहते हैं या वो करना चाहते हैं, मैं ये भी हो सकता है कि मैं उसका एक क्विक रिकैप दे दूँ कि हम अपनी क्लास का ड्यूरेशन उसका कम कर दें क्योंकि आपने दूसरी वीडियो भी देखनी होगी और हम उसको कम कर दें, लेकिन उसमें जो मसाइल आ रहे हैं उनको सॉल्व करने में ज़्यादा तवज्जो दें। तो क्या ख्याल है आप लोगों का इस पर कि किस तरह चलना चाहिए? सर अगर तो क्लासेस जो आप ले रहे हैं यही चीज वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है जी, तो फिर हमें वो पहले सुन लेनी चाहिए और जो हमारे इश्यूज हैं वो हम आपसे डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह भी काफी लंबी लेक्चर हो जाता है, लंबा लेक्चर हो जाता है। मेरी तो राय यही है कि वो हम पहले सुन लें डिटेल में और जो इश्यूज वगैरह हैं उसको कोई शॉर्ट सी क्लास रख के उसमें सारे डिस्कस पार्टिसिपेट कर लें। अगर किसी को कोई नेट का इशू ना हो तो आप बाकी से भी पूछ लें, तो क्या कहते हैं। बाकियों की कोई और राय हो? वीडियोस का ये फायदा होगा कि हम किसी भी टाइम सुन सकते हैं, तो जी अगर जी, ऑनलाइन होंगी हमारे फिर हमें जो इतनी अभी देर मैंने तक बैचलर्स बैठना को जो पड़ेगा। कोर्स पढ़ाया है पीछे, उसमें हमने तकरीबन यही काम ही किया कि उनसे मैं लेक्चर्स शेयर कर देता था और उसके बाद कुछ अरसे बाद हम उनसे कह लें कि लेट से लेक्चर शेयर करने के 1 या 2 दिन बाद, ताकि तब तक वो देख चुके हों, उसके बाद हम एक सेशन रख लेते थे जिसमें क्विक रिकैप उसका कर लेते थे, बजाय इसके कि वही कंटेंट पूरा कवर और साथ हम उससे रिलेटेड अगर कोई असाइनमेंट वगैरह हो तो उसके ऊपर हमारी डिस्कशन हो जाती। तो सर ये ठीक है जैसे अभी भाई ने बताया। ये ठीक है, चलें ठीक है, क्योंकि मैं ऑब्वियसली वो रिपीट टेलीकास्ट करते हुए आपको भी फ़ायदा नहीं है और प्रॉब्ली हमारा टाइम सारों का ज़्यादा प्रोडक्टिवली यूज़ हो जाएगा अगर हम उन लेक्चर्स को पहले से तैयार करें। उसमें सिर्फ मसला ये आता है कि कई दफ़ा ना कई लोग कई स्टूडेंट्स ये करते हैं कि फिर वो पढ़ते ही नहीं उसको यानी क्लास में ज़बरदस्ती उनको कुछ ना कुछ पढ़ लिया होता है, दूसरे केस में वो पढ़ते नहीं। ये एक प्रॉब्लम आता है। तो तो उसको जब आप असाइनमेंट देंगे फिर तो उनको कवर करना ही पड़ेगा ना वो लेक्चर को पूरा। हाँ वो तो करना पड़ेगा, लेकिन कह लें कि एंड पे नुकसान उन्हीं का हो जाता है कि क्योंकि उन्होंने अगर क्लास में बाय हुक और क्रोक कवर किया हो तो उनकी असाइनमेंट भी कुछ बेहतर हो जाती है, तो अदरवाइज उनको मसला होता है। अच्छा, अभी आई थिंक आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम ऑन दिस जूम सेशन, तो मैं आपसे इस पे 5-1 मिनट ही रह गए, तो आई जस्ट स्टॉप इट हेयर
बिकॉज अगला टॉपिक जो मैं कवर करूँगा वो मैं उसको एक तरह से वो स्टार्ट से रिकॉर्ड हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो वो मैं फिर उसको कह लें कि आपको दोबारा लिंक भेजता हूँ एंड यू विल हैव टू ज्वाइन इन अगेन। मैं आपको भेज देता हूँ वो कहते हैं इनवाइट दोबारा भेज